नाज़रीन आदाब। आज हम कुछ बातें करेंगे गज़ल की, उसकी बेसिक्स की। एक एग्ज़ाम्पल लेंगे जो गालिब की होगी और थोड़ा बहुत उसमें कुछ मीर का तड़का लगा होगा। तो शुरुआत की जाए गज़ल से। गज़ल का मतला है, मतला लफ्ज़ आया है तुलू से, डॉन। तो जो पहला शेर होता है वो गज़ल का, वो मतला कहलाता है। तो गज़ल का मतला है। मैं वैसे तो इस किताब में से ज़्यादातर पिकअप करता हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी कुछ प्लैट की साइट से पिकअप करूँगा, क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी हैं। तो मतला है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इब्न मरियम, इब्न मतलब सन, मरियम मतलब मेरी, तो मेरी सन दैट इज जीसस। तो इब्न मरियम हुआ करे कोई, इट डजंट मैटर हुज द सन ऑफ मेरी, हुज जीसस। मेरे दुख, दुख अनहैप्पीनेस, मेरे दुख की दवा करे कोई। So one simple understanding of that is the pain of love. So who the fuck cares who is Jesus? Let him sort out my problem. That's when I'll consider that वो उसने मेरा दुख हर लिया. That's when he is the real Messiah. तो इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें जो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आप ये देखेंगे कि जैसे हम दूसरे मिसरे पे ध्यान देना शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं, उसमें एक ही मतलब नहीं है, उसमें कई सारे मतलब हैं। मेरे दुख की दवा, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो लेट्स टेक द शेयर एज अ होल। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन जीसस है और कौन नहीं है, कौन मसाया है और कौन नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस चीज़ में मतलब है, मुझे तो सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि कोई मेरे दुख का सल्यूशन दे दे, दुख की दवा कर दे। और उस अगला मीनिंग ये हो सकता है कि यूं तो मसाया ने, जीसस ने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, असली मिरेकल तो वो है जो मेरे दुख की दवा कर दे। इन अदर वर्ड्स, टू गेट माई बिलवेड टू लव मी एंड टू कम टू मी एंड टू बी विद मी एंड टू बी माइन। तो ये दूसरा मतलब है। फिर एक मतलब ये है कि इब्ने मरियम होना, कुछ लोगों को मरे से जगाना, तो बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बात, बड़ा काम तो ये है कि मेरा जो बिलवेड है वो मानता ही नहीं। लेट हिम और हर स्टार्ट लविंग मी, दैट्स व्हेन वी विल कॉल यू द रियल जीसस। एक ये भी मतलब निकलता है कि वही जो मेरे दुख की दवा करेगा, वही असल में मसाया होगा, वही असल में इब्ने मरियम होगा, वही असल में मेरी का बेटा होगा, मरियम का बेटा होगा। एक लैमेंट भी है कि अरे काश कोई इब्न मरियम होता, काश कोई मसाया होता, काश कोई जीसस होता जो
मेरे दुख की दवा कर देता। फिर एक मतलब इससे और ये निकल सकता है कि अब फिर से इब्ने मरियम का पैदा होना नामुमकिन है, या एटलीस्ट मिरेकल है। फॉर जीसस टू कम अगेन इज अ मिरेकल। सो for someone to actually get my beloved to start loving me is as much of a miracle. So you will find कि गज़ल में it's mostly pining for love. गज़ल में लिमिट्स भी बहुत इम्पोज होती हैं। गज़ल की खासियत क्या होती है, अब मैं ये बताऊं कि उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप समझ लीजिए। एक लफ्ज़ है रदीफ और दूसरा लफ्ज़ है काफिया। तो काफिया है राइम, काफिया मिलाना, ठीक है, और रदीफ है रिफ्रेन, समथिंग विच रिपीट्स। ओके, तो रदीफ इज रिफ्रेन एंड काफिया इज राइम। तो अब इसी शेर को मसलन अगर हम देखें, क्या है, इब्न मरियम हुआ करे कोई। अब इसमें रिफ्रेन इज करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो रदीफ और रिफ्रेन इज करे कोई। काफिया क्या है, रिफ्रेन से पहले का लेटर, ठीक है, तो वो है आ। इस केस में इब्ने मरियम हुआ, तो उर्दू में मात्राएं नहीं इस्तेमाल की जाती, पूरा लेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो अलिफ, तो इब्ने मरियम हुआ अलिफ या ए या आ, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो अगर हम हिंदी से देखेंगे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हुआ में तो बड़ा आ गया, लेकिन दूसरे मिसरे में दवा आया तो वो तो वाह में आ की मात्रा आ गई। लेकिन उर्दू में क्योंकि आपको पूरा का पूरा लेटर लिखना पड़ता है बड़ी मात्राओं के लिए, तो उस लेटर से काउंट होता है। तो इब्ने मरियम हुआ, हे वाव और अलिफ, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, दाल वाव और अलिफ दवा, ठीक है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये हुए रदीफ और काफिया। तो गज़ल में एक ज़रूरी चीज़ ये है कि मतला जो होता है, यानी पहला शेर जो होता है, यानी पहला कपलेट जो होता है, उसमें यू हैव टू हैव दोनों मिसरों में, दोनों लाइनों में, ठीक है, पहला मिसरा मिसरा ऊला कहलाता है और दूसरा मिसरा मिसरा सानी कहलाता है। तो मिसरा ऊला और मिसरा सानी दोनों में रदीफ और काफिया सेम होना चाहिए। कुछ लोग रदीफ की कैद इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन गज़ल का मज़ा तो रदीफ के बिना रहता ही नहीं है। आई मीन मेरा ये मानना है कि बिना रदीफ की गज़ल ऐसे जैसे कि मैरिलिन मोनरो एब्सेंट बिलो द नेवल, you know, so रदीफ gives the real pleasure. अब आप क्या क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, but it's the tail end, it's the refrain which really gives body and the real beauty to ग़ज़ल। तो रदीफ वो रहा,
और रदीफ और काफिया दोनों रिपीट करने पड़ते हैं मतला जो होता है उसमें, पहले शेर में। अच्छा, बाद वाले अशार में क्या होता है कि आपको मिसरा उला जैसे चाहे एंड करें, पहली लाइन जैसे चाहे एंड करें, लेकिन दूसरी लाइन में आपको फिर रदीफ और काफिया रिपीट करना पड़ेगा, काफिया मिलाना पड़ेगा और रदीफ जो रिफ्रेन है वो यूज़ करनी पड़ेगी या रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ रूल्स हैं। ये गज़ल मुझे बहुत प्यारी इसलिए भी लगती है कि इसकी जो क्या कहना चाहिए, इसका जो साइज़ है, बहर जो सॉरी इसकी जो बहर है वो बहुत छोटी है। मुझे पता नहीं क्यों छोटी बहर के अशार और छोटी बहर की गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, possibly because it allows you that much play to understand them। तो मुझे इसके लिए भी, क्योंकि बहुत छोटी सी प्यारी सी बहर में यूज़ किया, इब्न मरियम हुआ करे कोई। अब बाय कंट्रास्ट अगर आप इसी को उठाएंगे तो लेट मी गो टू द वेरी फर्स्ट शेर इन दिस बुक, ये दीवान जो है गालिब का, इसमें तो पहली गज़ल का मतला है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। उसका मतलब कभी और समझेंगे। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, अब इतना लंबा है, ये है इब्न मरियम हुआ करे कोई। सो वो है थोड़ी मीडियम बहर, उससे लंबी बहर में भी कहा जाता है, और इब्न मरियम हुआ करे ये छोटी बहर। अच्छा, टेक्निकली तो कि जाने कितनी 20 के ऊपर बहर कोडिफाइड है, और उनके बड़ी एक स्पेसिफिक लय होती है जिसमें वो आती हैं, तो वो सब मुझे आता नहीं है। आई एम क्वाइट इलिटरेट दैट वे। तो मुझे तो बस जो दिल को छू गया वो वही नगमा है, वही गज़ल है। तो गज़ल में एक दूसरी चीज़ क्या होती है, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, मतला, रदीफ, काफिया, बहर, और जो बहर में भी हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि सारे मिसरों का वज़न तकरीबन बराबर रहे। सिर्फ हमने काफिया मिला लिया, रदीफ डाल दी, वो काफ़ी नहीं होता। अगर दो मिसरों का या सेम गज़ल में अलग अलग अशार के अलग अलग मिसरों का वज़न बराबर नहीं है, यानी सेम बहर में नहीं है, या अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट सेम बहर में नहीं है, तो सुनने में अच्छे नहीं लगते। गज़ल हैज़ टू साउंड वंडरफुल। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। अच्छा, फिर गज़ल में एक और चीज़ क्या होती है कि एक मिसरे का दूसरे एक शेर का दूसरे शेर से, एक कपलेट का दूसरे कपलेट से, एक वर्स का दूसरे वर्स से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। जनरली कोई होता ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर का ताल्लुक़ होता है। और जब मानी में ताल्लुक़ होता है, मीनिंग में जब ताल्लुक़ होता है, तो फिर उन एट द मोस्ट आप दो कपलेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको कता कह के आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कताआत यूज़ करते हैं या चार मिसरों से ज़्यादा के कताआत यूज़ करते हैं, तो फिर आप रियली स्पीकिंग गज़ल नहीं कह रहे, आप शायद कुछ और कह रहे हैं, नज़म कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। तो गज़ल की ये कुछ ख़ासियतें हैं। और अब हम इस मिसरे के इस शेर के साथ आगे बढ़ते हैं कि फिर से एक बार कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई।
अच्छा, अब हमने इतनी बातें कर ली हैं, मतला बोल दिया है, तो एक और चीज़ भी बोल दें, मक्ता। मक्ता यानी जहाँ कोई चीज़ कता की जाए, यानी ख़त्म की जाए, यानी क्विट की जाए। तो मक्ता जो होता है वो आखिरी शेर होता है, और आखिरी शेर में कई दफ़ा शायर अपना तखल्लुस यानी पेन नेम यूज़ कर लेता है, हमेशा नहीं करता। तो गालिब का एक्चुअल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां। वो इनिशियली उन्होंने असद तखल्लुस के साथ शायरी की, और बाद में उसको ड्रॉप करके और गालिब तखल्लुस करना शुरू कर दिया। इसी तरह मीर तकी जो थे, उन्होंने मीर के साथ मीर तखल्लुस के साथ शायरी लिखी, इस वजह से वो कहलाते हैं मीर तकी मीर। तो वन वुड थिंक के पहला मीर वो सफिशेंट, लेकिन जो पेन नेम होता है उसकी तखल्लुस की एक अलग वैल्यू होती है, तो फुल नेम के बाद पेन नेम लिखा जाता है, तो मीर तकी मीर। इसके अलावा एक और तरीक़ा है जिससे कि हम शायरों को याद करते हैं, वो ये है कि सिर्फ पेन नेम जैसे गालिब, और उसके बाद वो शहर जहाँ से वो हेल करते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनली हैं। तो फ़ानी बदायूनी बदायूं से हैं, और इसी तरह कई लोग गालिब को दहलवी कहते हैं, कई लोग गालिब को अकबराबादी कहते हैं। अकबराबाद यानी आगरा। तो पैदाइश तो पता नहीं, लेकिन उर्दू की बेसिक नॉलेज मीर और गालिब दोनों को ही अकबराबाद से मिली थी, तो यानी आगरा से मिली थी। बाद में दोनों ही दिल्ली आए थे, उसके बाद दोनों ने ही ट्रैवल किया, लेकिन मीर बाद में फिर लखनऊ शिफ्ट ही हो गए और वहीं इंतकाल फरमाया मीर ने। गालिब ऑफ कोर्स दिल्ली में इंतकाल फरमाया उन्होंने, और दिल्ली में निज़ामुद्दीन के एरिया में उनकी क़ब्र, उनका मकबरा आपको आज भी मिलेगा। निज़ामुद्दीन दरगाह के पास थोड़ा सा रास्ता मरकज़ से कट जाता है। मरकज़ मतलब ये तबलीगी जमात वालों का मरकज़ है, वहाँ पे उनका सेंट्रल हेडक्वार्टर्स है, तो उसके आगे से रास्ता कट जाता है, वो गेट है दूसरा। तो दैट इज़ गालिब्स दिस थिंग। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब हम जाते हैं इसी गज़ल के अगले शेर पे। दूसरा शेर है, शराओ आई पर मदार सही। शरा मतलब शरीयत। Shariat can be seen as gospel truth, as God's orders, so which you can't deny, which you can't say no to. So shara एक तरह से it's the ultimate code of conduct or code of living. Ain of course is the constitution. तो in current day scenario दोनों ही का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ समझ लीजिए होता है। तो शराओ आई पर मदार सही। मदार का जनरल मतलब होता है डिपेंडेंस, बट इट फंडामेंटली मीन्स द एक्सेस अराउंड विच समथिंग रोटेट्स, और द फोकस अराउंड विच समथिंग रिवॉल्व्स। सो दैट that pivot or that center or that axis is called madar, और उसका मतलब बेसिकली ये है कि उस पर डिपेंडेंस होना। तो शराउ आई पर मदार सही, दैट इज यू मे डिपेंड एज मच एज यू वांट ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशन, on a way of living। शराओ आई पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। ऐसे कातिल का क्या करे कोई। कातिल जो कत्ल करता है। कातिल का यहाँ मतलब in one of the meanings is your beloved। तो गज़ल का इशू क्या है?
गज़ल का इशू ये है कि जैसा हमने देखा कि वो आपको एक एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में अपनी बात कहनी पड़ती है। तो उस स्पेस में अगर आप अपनी पूरी बात नहीं कह पाए हैं तो यू हैव टू ड्रॉप इट एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। या हद से हद आप यानी एक शेर से हट के 2 शेर कर लो, लंबी बहर की गज़ल कर लो, लेकिन फिर उसके बाद उसको सुनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उस पे लोगों को पैशनेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आपको रेफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है, आपको सिंबल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली देन यू कैन टॉक ओनली अबाउट वेरी वेरी फ्यू थिंग्स, आइडियाज दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड. So one of the ideas that is very painful, and generally the beginning of any poetry is the failure in love. अच्छा, और ये सब लोग उस टाइम के थे जिस टाइम you really didn't have so many options also available in love. तो आज की तारीख में तो there is more mixing of sexes, and even for the same sex couples there are more opportunities available in a sense, but in another sense they were available more earlier, but वो हम कभी और डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे कातिल का मतलब है माशूक, महबूब, जिससे प्यार है लेकिन उसकी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा है, या जवाब मिलता है तो इस टाइप का मिलता है कि दिल में कटार घुस जाती है, गला कट जाता है, मर जाते हैं हम, उस टाइप के सेंस में. गज़ल जो है जनरली स्पीकिंग वो कुछ इसी तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी. तो वो नॉर्म्स और वो सिंबल्स और वो ईडियम इतना अवेलेबल है कि और जो लोग शायरी करते हैं वो ज़्यादातर उसको पिकअप करते हैं और उससे करते हैं. गालिब की ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ऐड कर दी हैं. तो अब एक हम इसका नॉर्मल मतलब समझते हैं और फिर इसको क्या और समझ सकते हैं वो देखते हैं कि क्या करें. एक तो पहले आप इसकी ऐसे कातिल का क्या करे कोई, मतलब क्या करे इज द अल्टीमेट. जैसे अपन बोलते हैं कि क्या करें यार, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फाइनल सबमिशन, इट्स अ काइंड ऑफ फाइनल हथियार डाल देना कि अरे यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. और यहाँ तो ये कि क्या करे कोई, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना गॉड कुछ कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे कातिल का. क्योंकि टेक्निकली तो उसने हमें कत्ल किया नहीं है ना, हमें सिर्फ प्यार नहीं दिया है उसने. तो कोई क्या करेगा उसका, मैं भी क्या करूँगा, सरकार भी क्या करेगी, भगवान भी क्या करेगा, कोई किसी को के पास कुछ करने को है नहीं. बिकॉज इफ़ यू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, तो वो तो महबूब की फ्री विल है कि उसे मुझे लिफ्ट नहीं देनी या उसे मुझे कत्ल करके और जाना है और पलट के नहीं देखना. तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है. तो ये एक सेंस वो है. एक सेंस इसमें और निकलता है, वो ये है पॉलिटिकल सेंस, कि जब जो शहंशाह है, जो सारा निज़ाम चलाता है, वो उसकी अपनी पावर है और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक स्पेसिफिक वे में कत्ल करे कि आप पकड़े जाएं, कि वो पकड़ा जाए. वो तो आपको कत्ल करवा के निकल लेगा और पकड़ा नहीं जाएगा. आज की तारीख में आप देख ही लेते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स, आई वुडंट से ज़्यादातर बट बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैव अदर पीपल हु डू द डर्टी वर्क फॉर देम. तो उनके ऊपर नाम आता नहीं. आपने कोई भी एक शुक्का छोड़ दिया और उसके बेसिस पे आपके कुछ फॉलोअर्स जिन लोगों के खिलाफ आप हैं उनको जाके काट डालेंगे. और ये आज का
नहीं है, ये तो बहुत टाइम से यूज हो रहा है, और इसके लिए मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जिसका नाम लूंगा उसके बारे में किसी न किसी को बुरा लगेगा। तो ऐसे कातिल का क्या किया जा सकता है जो मारता भी इस तरह है कि शरअ आइन के अंदर रह के, जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे रहकर भी आपको मार देता है, या कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का प्रोटेक्टर होने के बावजूद आपको मार देता है। तो ये तो हो गया टेम्पोरल लीडर्स के बारे में, इंसानों के बारे में जो आपकी जिंदगी कंट्रोल करते हैं, कब मार के चले जाएं आपको, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें आपको आपकी पोइट्री के लिए मारा जा सकता है। हम 1400 प्लस साल पहले, 1400 समथिंग साल पहले हम ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक सो कॉल्ड ग्रेट मैन ने कहा कि इस शायरा ने मेरी शान के खिलाफ कुछ कहा है, तो इससे निजात मुझे कौन दिलाएगा, विच वॉज एसेंशियली किसी को भड़काना कि जाके उसको मार के आ जाओ। तो कोई मार के आ गया उसको, उस शायरा को। सो तब भी होता था, आज भी होता है। आज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स या पॉलिटिकली ओपोनेंट ग्रुप या अदर्ड ग्रुप में से किसी के बारे में आप इतना बुरा बोल दो कि कोई जाके उसको मार के आ जाए, और फिर आपके जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं वो जाएं उसके घर से, उसके फ्रिज में से उसका रखा हुआ खाना ले आएं। उनको तो पकड़े नहीं जिन्होंने मर्डर किया है, बल्कि उसके फ्रिज से खाना उठा के ले आएं। सो दिस ऑल हैपन्स। आज से 1400 साल पहले भी होता था, आज भी होता है। एक और तीसरा मीनिंग भी है इसमें। वो क्या है? वो मीनिंग ये है कि गॉड हिमसेल्फ हैज वेरी स्पेसिफिक लॉज, ऑल द नेचुरल लॉज। तो जो सेब है वो पेड़ से नीचे गिरता है, हवा में नहीं उड़ जाता। बट even within that law, God does kill you in myriad of ways. God आपको जीते जी भी मारता है और मरते वक्त तो मारता ही मारता है। And this is a bit of a lament about our powerlessness also. हम क्या कर सकते हैं? जो नेचुरल लॉ है सो तो है, लेकिन उसके रहते हुए भी हमको कोई कत्ल करके चला जाता है, गॉड हिमसेल्फ। और जब हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द मीनिंग्स ऑफ दिस शेर। दूसरा शेर था, शरअ आईं पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। तीसरा शेर है, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। चाल, चाल गेट, वॉक। चाल जैसे कड़ी, पूरी खिंची हुई, कमान क्या, बौ। तो पूरी खिंची हुई, पूरे खिंचे हुए बौ से अगर उसमें से जो तीर निकलता है, उसमें से जो एरो निकलता है, तो उसकी जो चाल होती है, सो इट डजंट सॉर्ट ऑफ प्लॉन्क राइट देयर, इट गोज स्ट्रेट वेरी फार। उसकी उड़ान, उसकी चाल बहुत दूर तक जाती है और सीधी जाती है। ट्र चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। जा मतलब जगह। तो ऐसे इंसान के दिल में जगह कैसे की जा सकती है जो कि कड़ी कमान के तीर की तरह सीधा, डायरेक्ट, फास्ट, स्विफ्ट चलता चला जाता है। सो दिस इज ऑफ कोर्स अबाउट द बिलवेड, कि वो कोई लिफ्ट ही नहीं हमें देता या देती है।
और कड़ी कमान के तीर की तरह चलती चली जाती है। तो जब वो हमें पलट के नहीं देखती है, हमारी तरफ जरा सी भी माइल नहीं होती है, तो उसके दिल में जगह कैसे क्रिएट की जा सकती है। सो इट्स अ हैपलेस लवर्स लैमेंट, दैट्स व्हाट आई सी इट एज। तो ये एक रादर सिंपल शेर है। चौथा शेर इस गजल का, बात पर वहाँ जबान कटती है, बात पर वहाँ जबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। बात पर वहाँ जबान कटती है, वहाँ मतलब वहाँ के बात करने पे वहाँ जबान कट जाती है, वो कहें, कौन? could be beloved, could be temporal lord, could be somebody could be somebody superior to us जिसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, या even God at the day of judgment or even before. तो अब इसमें ज़रा सा आप इसका थोड़े से माना समझने की हम कोशिश करते हैं कि ज़बान कटने के बहुत सारे मतलब होते हैं। ज़बान कटने का मतलब एक तो ये होता है कि ज़बान काट दी गई, तो आपने शहंशाह के सामने शहंशाह की बुराई कर दी तो इसकी ज़बान काट लो, तो फिजिकली काट दी गई। अब आप ऐसे में क्या बोलेंगे, आपकी हिम्मत ही नहीं हो सकती। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने कुछ कहा और आपको शेम कर दिया गया, तो आप मसलन अपनी गर्लफ्रेंड के पास, और व्हाट यू थॉट वाज योर गर्लफ्रेंड, उसके पास बैठे हुए हैं और आपका राइवल वहाँ पे आ जाता है, एंड शी स्नगल्स अप टू हिम, और that happens because he presents her with a very let's say a costly brooch, and आप अगर उससे कुछ कहते हैं तो वो कुछ लैमेंट करते हैं, तो वो बोलेगी, हैं तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, देखो ये तो मेरे लिए हज़ारों का ब्रूच लेके आया है। तो अब फिर आप क्या बोलेंगे? आपकी ज़बान तो कट गई, आपको शेम भी कर दिया गया। फिजिकली उसने आपकी ज़बान नहीं काट दी, लेकिन उसने आपको शेम कर दिया गया। तो इस तरह वो। अच्छा, तीसरा सेंस ज़बान काटने का होता है कि किसी की बात को काट देना, या किसी की बात को कोई ख़ास वैल्यू अचीव ना करने देना। तो जैसे कभी कभी मैं भी, मतलब अभी कुछ घंटे पहले हुआ था, मेरे एक भतीजे साहब अरीब मियाँ आए हुए थे, वो और सतीश मियाँ कहीं गए थे कुछ बैंक का काम करने, वापस आए। तो माय रिक्वायरमेंट इज़ के इफ़ देयर इज़ सम बैड न्यूज़, दैट शुड बी गिवन first, that should be given by the person who is responsible for clearing it out. I shouldn't get to know the bad news some other way. आपने कुछ काम पूरा नहीं किया, आप आके खुद बताओ कि ये काम पूरा नहीं हुआ है, अभी होना है, I don't get upset. लेकिन अगर मुझे खुद पता चले कि काम पूरा नहीं हुआ है, I'm under the impression कि काम पूरा हो चुका है, I'll get pissed off. So वो लोग आए तो पहले एक काम पूरा नहीं करके आए, तो आई गॉट ऑलरेडी पिस्ड ऑफ, आई रश्ड देम ऑफ के जाओ वो काम करके आओ। उस दौरान में आई फिगर्ड आउट दैट समथिंग एल्स वाज नॉट डन, सो आई गॉट रियली पिस्ड ऑफ। तो जब मैंने कहा ये क्या है, एंड वन ऑफ देम स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू मी समथिंग, एंड आई सेड नहीं ये करना था तो जब क्यों नहीं किया, और अभी तक क्यों अटका हुआ है, और फौरन करो, यू नो। सो आई वुडंट लेट देम गिव एन एक्सक्यूज. To my mind, that is an excuse. Why? Because they did not come and give me the bad news either from there or the first thing after coming. I had to discover the bad news and find that जिस काम के लिए गए थे वो करके नहीं आए. So या at least 4 कामों के लिए गए थे तो एक करके नहीं आए. तो I didn't allow them to give any explanations. तो इस तरह मैंने भी उनकी बात को काट दिया. न मैंने ज़बान काटी, न शेम किया, लेकिन उनकी बात को काट दिया. सो वो भी होता है. तो बेचारों को बैठ के और सुनना पड़ा. सो बात पर वहाँ ज़बान कटती है,
वो कहें और सुना करे कोई। तो ये कई सारे मतलब हैं जिसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बड़ा प्यारा सा मीम अभी मेरे सामने मौजूद है। इट सेज शट योर माउथ व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, shut your mouth when you're talking to me. So this sort of talks about that situation. अगला पांचवा शेर है इस गजल का। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको जो रिफ्रेन बताई थी वो मुझे मॉडिफाई अचानक आई रियलाइज्ड कि इसमें रिफ्रेन इज ओनली कोई, करे कोई नहीं है। नहीं है तो इसमें भी तो करे कोई है। हाँ एग्जैक्टली। तो कुछ न समझे खुदा करे कोई, तो जैसे दवा वैसे खुदा, तो करे उसके बाद रिफ्रेन है करे कोई। तो बक रहा हूं, बकना कुछ कुछ बोलते रहना, बक रहा हूं जुनू, जुनू पागलपन, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ। तो दिस इज अ वे ऑफ सेइंग के पता नहीं क्या, एंड इट्स ऑल्सो एन इडियम, क्या क्या कुछ। तो बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। ब्यूटी कम्स विद द रिपीटिशन ऑफ कुछ एज द लास्ट वर्ड देयर एंड द फर्स्ट वर्ड देयर, और अलग भी माना है उसमें, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रेयर ऑल्सो कि मैं पता नहीं क्या क्या बक रहा हूं पागलपन में और कोई कुछ न समझे। अब इसमें एक सिचुएशन ये भी आ जाती है कि अगर मैं पागल हूं तो ही मैं क्या क्या कुछ बकूंगा, लेकिन अगर मैं पागल हूं तो फिर मुझे इस बात की फिक्र नहीं होगी कि लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पागल को फिक्र नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि मैं कुछ सेंसिबल बात कर रहा हूं, जो कर तो रहा हूं, बट आई डोंट रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं मजबूर भी हूं बकने के लिए अपने पागलपन में, और एट द सेम टाइम आई एम सेन इनफ ऑल्सो टू वरी अबाउट दैट सच अ थिंग शुड नॉट बी अंडरस्टूड। तो मैं पागल हूं कि नहीं हूं, एंड यू सॉर्ट ऑफ कीप वंडरिंग अबाउट दैट। ये एक और चीज की तरफ इशारा करती है, वो ये कि फॉर अ लॉन्ग टाइम और इवन फॉर एवर गालिब वॉज नॉट वेल अंडरस्टूड। इवन नाउ ही इज नॉट दैट वेल अंडरस्टूड। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी को भी सही मानों में तो समझता नहीं है ना। No matter how much you love anyone else, you don't really know them fully. In the heart of their hearts, they will always say कि मुझे कभी किसी ने समझा नहीं सही से। हम खुद अक्सर यही सोचते हैं कि हम कितने अकेले हैं, हमें किसी ने कभी समझा ही नहीं। और कुजा गालिब की पोएट्री, तो द मोमेंट यू गेट इनटू फिलॉसफी, लोग सिंपल गज़लें समझ लेते हैं, सिंपल अशार समझ लेते हैं। अच्छा, उस वक्त वैसे भी रवायत लिखे हुए पढ़ने की कम थी, मुशायरों में सुनने वाली चीज़ों की ज़्यादा थी। अब मुशायरे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू टॉक टू द लोअर मिडिल IQ पर्सन, ताकि बात सभी को समझ में आ जाए। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लोन बात करेंगे तो एक दो लोगों को समझ में आएगी या शायद उनको भी नहीं आएगी, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ टाइम एक्चुअली टू अंडरस्टैंड इट। लिखा हुआ तो आप पढ़ के सोच के 2 दिन लगा के उसको समझ सकते हैं, सुनी हुई बात तो आपको या तो जब ही दाद देनी होती है या जब ही आपको उसको हूट करना होता है। तो गालिब की शायरी की जितनी वो चाहते थे उतनी इज्जत नहीं हुई। इवन व्हेन ही वाज फेमस, उतनी इज्जत नहीं हुई जितनी उनको मिलनी चाहिए थी, एंड ही ऑलवेज वाज अपसेट अबाउट दैट। और लोग बस पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। किसी ने उनके बारे में तो ये भी कहा था कि इनका कहा ये खुद समझे या इनका खुदा समझे।
meaning ke whatever he says either he only understands or his God understands. We don't understand it, so don't tell us. गालिब की शायरी हमें मत सुनाओ. तो ये भी कहने का मतलब है कि वैसे भी लोग नहीं समझते हैं, सबकी नज़र में हर कुछ बकरा हूँ मैं, तो ठीक है ना समझो, बाढ़ में जाओ. सो वो भी कहीं पे एक मतलब निकलता है इसमें. अब हम अगले पे और भी छोटे माइनर पॉइंट्स हैं, बट लेट्स मूव ऑन. अगला शेयर है, नाउ यू फाइंड अ डिफरेंट लिंकेज. न सुनो गर बुरा कहे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई. सिंपल, बहुत सिंपल. There's no word which is not understandable, but is the meaning of the whole thing understandable? न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई. तो ये तो in the easiest way of understanding, ये तो गांधी जी के 3 बंदरों में से 2 बंदर हो गए कि कोई बुरा कह रहा है तो कान बंद कर लिए, कोई बुरा कर रहा है तो उसको कहा नहीं या देखा नहीं. तो वो 3 बंदर 2 बंदरों में यहाँ आ गए, सॉर्ट ऑफ. इट्स प्रॉबेबली अ मैसेज ऑफ मोरालिटी, यस, कि अगर कोई कुछ कह रहा है बुरा, मत सुनो, ध्यान मत दो उसके ऊपर. या अगर कोई बुरा कर रहा है तो डोंट बॉदर सो मच अबाउट दैट, डोंट सॉर्ट ऑफ say anything about it. अच्छा, इसमें क्या है, from the western perspective, from the guilt based cultures or from the truth based cultures, it's difficult to understand the दूसरा मिसरा, कि अगर कोई बुरा कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है या whatever else, तो उसके बारे में आके मत कहो. Now in a guilt based culture, in a truth based culture, you're supposed to bring that up. You're supposed to bring that up so that that person can be stopped from doing that. But at the same time, हमारा कल्चर जो है और गालिब का कल्चर जो था, that's a shame based culture, and we are not really truth based culture. मतलब हम लोग तो इतना झूठ बोलते हैं, यानी हमारे लीडर्स धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, सबको मालूम है झूठ बोल रहे हैं, और they are allowed to do that. जुमला था वो, तो चुनावी जुमला था. वो चुनाव ख़त्म होके 5 साल भी हो जाएंगे, 10 साल भी हो जाएंगे, तो भी वो चुनावी जुमला चलता रहेगा. सो वी अलाउ पीपल टू लाई बिकॉज ट्रूथ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसीलिए हम लोगों ने कभी प्रोग्रेस नहीं किया, बिकॉज वी नेवर ट्राई टू अराइव एट द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग, बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ, ऑन द अदर हैंड, हमारे यहाँ एक सोशल मिलू को मेंटेन करके रखना इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम दूसरों की कमियों, दूसरों की गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड अ गुड थिंग. इसको आप उस एंगल से भी देख सकते हैं. इसको आप एक और एंगल से देख सकते हैं कि न सुनो गर बुरा कहे कोई. अब अगर कोई बुरा कह रहा है और आप सुन लेते हो और आपको बुरा लग जाता है, तो आप भी बुरा कहोगे, वो प्रॉब्लम एस्केलेट होगा. तो ये भी उसका एक मतलब है. और दूसरे शेयर का मतलब ये भी, दूसरे मिसरे का मतलब ये भी है कि अगर किसी ने कोई चीज़ बुरी की है तो पब्लिकली रिप्रोच मत करो, उसको अलग से समझा दो, प्यार से मैनेज कर लो. ये भी मतलब है उसका. इसका थोड़ा सा और एक दूसरे तरीके से इसको देखा जा सकता है कि अगर कोई आप सुन रहे हो, इसके लिए कोई गलत बात कर रहा है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी को सुनाने के लिए गलत बात कर जाते हैं. कई दफ़ा बिकॉज वी कांट गिव अ डायरेक्ट मैसेज टू समबडी, हमें मालूम है कि वो सुन रहा है, तो हम कोई ऐसी बात कह देंगे कि हमने उससे डायरेक्ट कही भी नहीं, लेकिन उस तक पहुंच भी गई. तो कहने का मतलब ये है कि
अगर आप सुन रहे हो ये सोचकर कोई गलत बात कर रहा है तो मत सुनो। इसी तरह दूसरे मिसरे का, न कहो गर गलत करे कोई, न कहो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। तो उसमें ये मतलब भी निकलता है कि अगर आप इंस्टिगेट करोगे तो दूसरा जो है वो बुरा करने पे आमादा हो जाएगा। अगर आप इंस्टिगेट करोगे कि बिकॉज माई रिलीजन माई कल्चर इज लाइक दैट, बिकॉज आवर रिलीजन आवर कल्चर इज लाइक दैट, एंड बिकॉज दैट पर्सन और दोज पर्सन्स आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट दैट, देन वी शुड पनिश देम। अगर आप ये कह रहे हो और आपको मालूम है जो आपको सुन रहा है वो जाके उनको मार डालेगा या उनको किसी दूसरी तरह से परेशान करेगा, तो डोंट से इट, डोंट से इट, बिकॉज उसके बाद अननेसेसरी वायलेंस होगा। तो ये भी उसका एक मतलब निकलता है। आप देखेंगे कि ये जो है वन ऑफ द वेरी रेयर इंस्टेंसेस इन उर्दू पोएट्री के जिसमें मोरालिटी की बात की गई हो या जिसमें इश्क माशक़े से हट के बात की गई हो। ज़्यादातर शायर तो करते ही नहीं, और एटलीस्ट अप अंटिल जब तक प्रोग्रेसिव मूवमेंट शॉर्टली बिफोर इंडिपेंडेंस, जब तक लिटरेचर में वो स्टार्ट नहीं हो गया था, उस टाइम तक तो तकरीबन सिर्फ मोहब्बत वाली बातें ही की जाती थी। लेकिन ये इन्होंने एक नया इसमें नया बोले तो समथिंग विच इज़ नॉट जनरली एड्रेस्ड फिलोसॉफिकल मोरालिटी एंगल गालिब लेके आए हैं। यू विल ऑल्सो नोट दैट दिस हैज़ अ लिंकेज विद द फर्स्ट कपलेट, यानी कि इब्न मरियम हुआ करे कोई। अब ये बात कि न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, these are very Christian values, the values which emanated from Christ, ईसा से, मसीह से यही चीजें तो निकली थी ना, कि कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल पेश कर दो। So this also has a linkage to that. न कहो न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। और इसके बाद का जो है वो भी इट सीम्स लाइक अ रिलेटेड वर्स बट प्रॉब्ली इट्स नॉट, जो है रोक लो गर गलत चले कोई, गलत बाय मिस्टेक या रॉन्ग, तो रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो, माफ कर दो, फगिव कर दो, बख्श दो गर खता करे कोई, खता मिस्टेक, बख्श दो गर खता करे कोई। तो एक अगेन दिस इज अ मोरालिटी मैसेज कि रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। तो अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको रोक लो, और उसके बावजूद अगर वो चला गया है, कोई गलती कर दी है उसने, तो माफ कर दो, दरगुजर कर दो, फगिव कर दो। लेट्स नॉट सॉर्ट ऑफ make a huge deal about that, जाने दो मामले को। Again, sounds like quite a simple one, and though there are some minor points that we can discuss, but essentially forgiveness is the fundamental tenet of all morality systems, be they religious or non-religious. तो आप जिसमें चाहो उठा के देख लो, forgiveness is always very important. So that's again, this is again one of those rare instances जब एक गज़ल को शायर ने गैर आशिकाना कोई बात की हो। मूविंग ऑन, आठवां ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8वां, हाँ,
कौन है जो नहीं है हाजतमंद? कौन है जो नहीं है हाजतमंद? किसकी हाजत रवा करे कोई? सो हाजत इज जरूरत। कौन है जो नहीं है हाजतमंद? हु इज इट हु इज नॉट नीडी? हु इज इट हु इज नॉट नीडी? किसकी हाजत रवा करे कोई? हुज नीड, हुज डिजायर कैन एनीवन फुलफिल? तो it's in a way it's simple. What it says ke don't complain. अगर किसी ने आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं की हो तो, अब ये जो है लव के सेंस में भी है कि आपके बिलवेड ने आपकी ज़रूरत पूरी नहीं की, आपसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन जाने दो, इसलिए कि हर इंसान की अलग ज़रूरत होती है। तो उसकी अलग ज़रूरत है, तो इसके लिए वो किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है या भाग रही है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। वो आपकी ज़रूरत कैसे पूरा कर सकता है? ये कर सकती है, क्योंकि उसे तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है ना। एक और इसका पहलू, एक और इसके का मतलब ये भी है कि आपके सामने भी बहुत से लोग आते हैं, आप किस किस की ज़रूरत पूरी करोगे? और वो ज़रूरत जो है मटेरियल सेंस में भी हो सकती है, वो ज़रूरत नॉन मटेरियल या इमोशनल सेंस में भी हो सकती है। ऑल ऑफ अस हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। समटाइम्स we love somebody and that somebody doesn't love us. Sometimes somebody loves us and we don't love that somebody. Sometimes both situations happen with different people, of course, at different times. तो ये तो हम सबका एक्सपीरियंस है ना। तो हम किसकी ज़रूरत पूरी करेंगे? कहीं कहीं हम सोचते हैं कि कर दें, लेकिन कब तक और किस किस की? और कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़रूरत को ताक पे रख के किसी दूसरे की ज़रूरत पहले पूरी करने का सोचेंगे या करेंगे? इसमें एक एंगल जो आता है वो आता है गरीबी का, और उस तरह से ये गज़ल बहुत अलग है कि इसमें न सिर्फ इश्क है, न सिर्फ मोरालिटी है, बट ऑल्सो अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गरीब है उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसमें कुछ दूसरे शायरों ने भी, खासकर मीर के भी कुछ अशार मौजूद हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, न मीर के पास न गालिब के पास। जैसा मैंने कहा तरक्की पसंद शुअरा से पहले, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जब बनी थी, उससे पहले के जो शुअरा थे उन्होंने ज़्यादा इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं किया है। फिर भी गालिब का हमने पढ़ा है, अभी हम मीर पर भी जाएंगे, लेकिन इस शेर के थोड़े से पहलू और देखते चलें। कि एक पहलू तो ये है कि कोई भी किसी की भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता अगर वो कोशिश करे तब भी, क्योंकि हर एक की अपनी ज़रूरियात हैं। उनके रहते हुए वो दूसरे की ज़रूरियात किस तरह पूरी करेगा? एक इशू और ये है कि आप कितने लोगों की कितनी ज़रूरियात पूरी करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद हैं, और किसको अहमियत दोगे दूसरे के ऊपर? फिर एक सवाल ये भी है कि जब मेरी इतनी ज़रूरियात हैं तो मैं दूसरे की ज़रूरियात को क्यों पूरा करूं?
ये सवाल भी है कि अगर मैं वो भी करने चलता हूं तो किस मेरी अपनी ज़रूरियात को ज़्यादा अहमियत दूं या दूसरे की, या बराबर अहमियत दूं। दिस इज ऑल्सो एन अल्टीमेट लैमेंट, एन अल्टीमेट melancholic desperation, एक तरह का philosophic acceptance, very sad, maybe even negative you might see it as, कि हर एक की ज़रूरतमंद है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, no one can do anything. Before I go on, ये मेरा फ़ोन टू कर रहा है, let me just put the power, रिचार्जिंग हो जाए थोड़ी सी। राइट, तो अब हमने ये शेर पढ़ा, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। एंड हम इसी ज़मीन, इसी सब्जेक्ट पर, इसी ज़मीन पर हम एक दो अशार मीर के भी देखते चलें। ये मैं अनफॉर्चुनेटली, हालांकि मेरे पास ये मीर के दीवान हैं, मगर आई हैव नॉट एक्चुअली लुक्ड अप दिस शेयर, और पढ़ा भी है ऑब्वियसली मैंने, बिकॉज आई हैव रेड द होल थिंग, लेकिन अभी मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा है, किधर पढ़ा है। तो मैं ज़रा रोमन उर्दू में पढ़ रहा हूँ, तो इट माइट नॉट बी यू नो करेक्ट, मैं कुछ गलत भी पढ़ सकता हूँ। तो कर खौफ मतलब डर, फियर, तो कर खौफ डरो। कालक खस्प, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, उसको किस तरह पढ़ा जाएगा, कालक खस्प या व्हाट, आई डोंट नो, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो लोग ठंड के मौसम में अलाव के आसपास बैठे रहते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर के अंदर बैठ जाएं या रज़ाई में घुस जाएं या दूसरे तरीके कर लें, उनको तो आग के आसपास ही बैठना पड़ता है खुले में। दे हडल टुगेदर, एक दूसरे से गर्मी पाते हैं और आग से गर्मी पाते हैं ठंड के दिनों में। तो वो गरीब लोग, तो वो काले भी हो जाते हैं, ऑब्वियसली कालक में बैठे रहते हैं। तो कर खौफ कालक खस्प की जो सुर्ख हैं आँखें, सुर्ख मतलब लाल, आँखें लाल, लाल आँखें जब आप आग के आगे बैठते हैं तो उसके धुएं से भी हो जाती हैं। इसका एक और मतलब है, जब आप उसको गुस्सा आता है तो जब भी आँखें लाल हो जाती हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता अक्सर उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती हैं। तो ये मतलब भी है उसका कि कर खौफ काला खस्प की जो सुर्ख हैं आंखें, जलते हैं तार और खुश्क भी मिस्की के गजब में। तार मतलब तर, जलते हैं तरो खुश्क भी, तर मतलब गीला, खुश्क मतलब सूखा, जलते हैं तरो खुश्क भी मिस्की मतलब इंडिजेंट, वेरी वेरी पुअर, जलते हैं तरो खुश्क भी मिस्की के गजब में, गजब मतलब गुस्सा, रेज। तो आप को ये बताया गया है कि इंसान गरीब भी है, लेकिन वो पलट के जब उसको गुस्सा आएगा तो आप उसके गुस्से से बच नहीं पाओगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज भी है कि लोगों को ठंड से मत मारने दो, उनको कालिक में बैठ के और आंखें लाल मत करने दो, क्योंकि हो सकता है कभी उनको गुस्सा आ जाए। उनको कभी कभी अपनी तरफ से कंबल गिफ्ट कर दिया करो। सो दैट्स अ वे ऑफ सेइंग कि जब गरीब को गुस्सा आता है
तो गीला और सूखा सभी जल जाता है. एंड इट लिंक्स विद अलाव के आसपास बैठ के आप अपने आप को गर्म कर रहे हो. उस अलाव में आपने कोई थोड़ी बहुत गीली चीज भी डाल दी, वो भी जल जाएगी, कोई चीज बचेगी नहीं उसमें. जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, कोई चीज नहीं बची थी. जब गरीब उठे थे तो हाथ चेक किए थे उन्होंने कि जो अमीर थे, एरिस्टोक्रेट थे, उनके हाथ नरम होते थे, और जो मेहनत कश होते थे उनके हाथों में ये गट्टे पड़े होते थे, जिसकी वजह से पता चल जाता था कि ये मैनुअल लेबरर है. तो हाथ चेक करते थे, पेपर्स हो नहीं हो. अगर हाथ नरम होते थे तो मार डालते थे, हाथ कर रहे होते थे तो जाने देते थे कि हाँ भाई मेहनत कश. तो मेहनत कश के गज़ब से डरना चाहिए. This and I have in front of me Blake's two paras of poetry by Blake. It goes like this: how the chimney sweepers cry, how the chimney sweepers cry, even blackening church appalls, and the hapless soldiers sigh, runs in blood down palace walls. But most through midnight streets I hear, but most through midnight streets I hear, how the youthful harlots curse, how the youthful harlots curse, blasts the newborn infant's tear, blasts the newborn infant's tear, and blights with plagues the marriage hearse. So this is sort of putting everything together. Of course, उर्दू में तरक्की पसंद शुअरा के डॉन के बाद कई शायरों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ बड़ी अच्छी शायरी की है. मसलन फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और मैंने आपको इतनी देर तक चाट लिया है, तो थोड़ा सा कोशिश में ये करूं कि आपको थोड़ी बेहतर आवाज़ सुना दूं. ये शायरी है फैज़ की, फैज़ अहमद फैज़ की, और इसमें आप ऑफ कोर्स I'm sorry. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है. कैसे दुनिया में रखा क्या है, अभी तक सब मोहब्बत की बात हो रही थी. अब सुनिए,
ऐसा नहीं था, मैं सिर्फ चाहता था। एक तरफ ब्यूटी की बात हो रही है, एक तरफ अगलेनेस। इनजस्टिस। How can I help it? This is beautiful, you're beautiful, I love you very much. मगर I cannot not look at the ugliness of the world. और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, चाहते और भी हैं बस की चाहत के सिवा। तो ये आपने सुना, लेकिन ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट वॉज नॉट कंप्लीटली एब्सेंट इन गज़ल इवन इन ओल्डन टाइम्स। खासकर ये जो बड़े शुअरा थे, गालिब, मीर वगैरह। सो मीर का एक और शेर, भरी आंखें किसू की, भरी आंखें, भरी हुई आंखें, काहे से भरी हुई? आंसुओं से। भरी आंखें कसू की, पोंछते जो आस्तीं रखते। भरी आंखें कसू की, पोंछते जो आस्तीं रखते। यानी हम इतने गरीब थे कि हमारे पास आस्तीन भी नहीं थी। तो अगर हमारे पास कम से कम आस्तीन होती तो हम किसी की भरी हुई आंखें पोंछ देते। सॉरी। भरी आंखें कसू की, पोंछते जो आस्तीन रखते। हुई शर्मिंदगी क्या क्या हमें इस दस्ते खाली से। यानी हमारा हाथ तो खाली था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम तो इतने बड़े फकट्टे थे, इतने बड़े फकीर थे, हम इतने खाली हाथ थे, यानी कि हमारे पास आस्तीन भी नहीं थी। खाली हाथ होना, कोई प्रॉपर्टी, कोई रिसोर्सेज ना होना, पैसे ना होना, हम इस हालत में थे कि हमारे पास आस्तीन भी नहीं थी। आस्तीन भी हमारी फट चुकी थी, हम बिना आस्तीन के कुर्ता पहनते थे। तो अगर कम से कम आस्तीन होती, भरी आंखें कसू की, पोंछते जो आस्तीं रखते। हुई शर्मिंदगी क्या क्या हमें इस दस्ते खाली से। मीर, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ मीर। एक और चलते चलते मीर का एक और शेर। नंगे खल्क किया है हमको आखिर दस्त खाली ने। नंग मतलब शेमफुल सिचुएशन, डिसग्रेस। तो नंगे खल्क मतलब
आई एम डिस्ग्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल, खल्क पीपल, नंगे खल्क किया है हमको आखिर दस्ते खाली ने, हमारा हाथ जो खाली है इसने आखिर सब लोगों के आगे हमारी आंखें झुका दी हैं, हमें शर्मसार कर दिया है। क्यों कर दिया है? आलम में असबाब के है क्या शोरिश बेअसबाबी की, असबाब रिसोर्सेज प्रॉपर्टी ब्ला ब्ला। तो जो दुनिया है इट्स अ मटीरियल वर्ल्ड, तो मटीरियल वर्ल्ड में जिसके पास मटीरियल ना हो, जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, रिसोर्सेज ना हो, उसको तो बहुत बुरी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। उसको सारी ज़िंदगी कमोशन, कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस, शोरिश फेस करती रहनी पड़ती है। उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में सुकून कहीं नहीं मैसर होता। तो दिस was one more gem from Mir। तो हम बेसिकली आज के एपिसोड में गज़ल की कुछ बुनियादी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने समझा मतला, हमने समझा रदीफ, हमने समझा काफिया, हमने समझा वज़न, हमने समझी बहर, और उसके लिए हमने एग्जाम्पल ली एक गज़ल की जो गालिब की गज़ल है, और उसमें हमने ये 3 अशार मीर के सुने। अब हम वापस आ जाते हैं गज़ल पे, ताकि एटलीस्ट मैं 90 मिनट्स में तो इसे कंप्लीट कर लूँ। क्या किया खिज़्र ने सिकंदर से, क्या किया खिज़्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। Khizr is supposed to be one of the prophets who is supposed to live forever. He has been given the boon to live forever, and not just to live forever, but to be healthful and young and whatever forever. तो खिज़र जो हैं वो घूमते रहते हैं, लोगों को देखते रहते हैं, कभी कभी किसी के साथ हो लेते हैं, और जब वो साथ हो लेते हैं तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें करते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आती, उसको उल्टी लगती हैं। तो वो खिज़र का एक और किस्सा है जिसमें वो हज़रत मूसा के साथ गए थे, मोसेस के साथ, एंड देन several things happened which Moses was upset about, and then the deal was that Moses would not object to whatever he does or ask him why he's doing that, but Moses could not sort of not ask, could not have the patience, so he asked, and eventually after I think 4 episodes Khizr said, okay, I'm leaving now because you can't shut your mouth. But anyway, I'll explain you why I did these 4 things. So he also has sort of semi-divine knowledge which he's able to figure out things from future. He also knows many things. तो उनको एक और चीज़ पता है जो कहलाती है आबे हयात, आबे हयात, which is the fountain of or the spring of life, everlasting life. अमृत है वो। So this elixir of life is available on this, at this place. So it seems के, I mean, the legend goes के सिकंदर आज़म, Alexander the Conqueror, Alexander the Greek, Alexander the Macedonian, उसको लेकर अलेक्जेंड्रोस को लेकर खिज़र गए थे वहाँ आबे हयात तक, और जब वो वाटर ऑफ लाइफ जब इन्हें दिखा तो सिकंदर को, तो इन्होंने देखा कि बहुत से लोग वहाँ
गोश्त के लोथड़ों की तरह पड़े हुए हैं. They are very old, very incapable, but because they have drunk from that water, they can't die. But their situation is worse than death. They can't do anything. They are in immense pain. So Alexander, of course, decided not to drink from it, came back and died promptly thereafter. So लेके तो गए थे खिज़र, and Alexander thought कि it will be the fountain of life and youth and ability and everything forever, right? But it wasn't so. उसमें सिर्फ life मिल रही थी. And if you, when you grow old, when you become incapable, that it would do nothing about. You just सिसकते रहोगे, मरोगे नहीं. So therefore, obviously, it was very sensible of him not to drink that water. But सवाल ये किया जा रहा है कि खिज़र तो एक अनफेथफुल, अनट्रस्टवर्दी गाइड निकले, तो अब वो अलेक्जेंडर को या किसी और को भी किसे चूज करना चाहिए बतौर गाइड के? क्योंकि वी वर टोल्ड ऑल द टाइम कि खिज़र से अच्छा कोई गाइड नहीं है, लेकिन वो भी अलेक्जेंडर को ऐसी जगह लेके गए जिसको वो यूज ही नहीं कर पाया, बिकॉज दैट वॉज अ मीनिंगलेस प्लेस टू बी. दैट वॉज प्रॉब्ली नॉट अ बून बट अ कर्स टू ड्रिंक फ्रॉम द वाटर ऑफ लाइफ, फ्रॉम आब हयात. इसका ये भी मतलब है कि अलेक्जेंडर को उसके गाइड ने धोखा दिया. तो सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि जिस कभी किसी को गाइड बनाओगे तो वो धोखा देगा, तो इसलिए भैया किसी को गाइड ही मत बनाओ. फिर एक मतलब ये भी है कि हज़रत खिज़र को सिकंदर साहब गाइड बना के ले गए थे तब, क्योंकि वो भी ग्रेट था और वो भी ग्रेट थे. लेकिन आज हम किसको गाइड बनाएंगे? आज तो हमें कोई इतना ग्रेट दिखता नहीं है, आज तो सब फुटपाथ ही हैं. तो सारे गुरु और सारे गाइड्स सबके अपने दे हैव देयर फीट्स ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले, सॉरी. अच्छा, फिर आखिरी सवाल यही है कि क्या कभी भी हमको किसी गाइड के पीछे चलना चाहिए या अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच कम आउट ऑफ दिस ninth couplet, ninth verse from this this poem. And this ninth verse simply tells us that we should beware of Greeks bearing gifts. Yeah. खिज़र तो आए थे गिफ्ट लेकर, but he proved to be a Greek to a Greek, और ट्रोजन हॉर्स की तरह he took him to a place where it was not a boon but a curse. So now we get to the last verse, मख्ता, जहाँ पे कता होता है जिसमें तखल्लुस है. तो मख्ता यूं है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तवक्को एक्सपेक्टेशन, होप, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई. गिला, कंप्लेन, लैमेंट. तो when there is no hope remaining, why lament? Why complain? Very very simple and beautiful advice. अब इसको अगर हम देखें तो एक बात ये समझ में आती है, उठ जाना मतलब ख़त्म हो जाना, उससे फिज़िकल सेंस में भी लिया जा सकता है कि योर बिलवेड जस्ट गॉट अप एंड लेफ्ट. तो अगर सिर्फ बिलवेड इज़ गॉन, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि किसी दिन किसी वक्त शायद वो वापस आ जाएगा. लेकिन जब उसके आने की होप, एक्सपेक्टेशन, तवक्को ख़त्म हो गई, वही उठ गई, तो फिर आप कंप्लेन करने से क्या फ़ायदा? जब तक
ये उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगा, तो कंप्लेंट करते तो शायद कोई फ़ायदा भी होता, शायद वापस आ जाता हूँ। लेकिन अब तो होप ही नहीं है। अब क्या है, होपलेसनेस की सिचुएशन को पहुंचने के बाद कंप्लेंट करना इज रिडिकुलस। व्हाई इज इट रिडिकुलस? बिकॉज इट शोज योर वीकनेस ऑफ स्पिरिट। आप इतने कमज़ोर हो, इतने वीक हो और बेअक्ल हो कि आप ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जिसकी अब उम्मीद ही नहीं है। इसका एक मतलब ये भी देखा जा सकता है कि लॉस तो अब हो चुका है और अब उसको उसके बारे में लैमेंट करके आप अपने एक्स बिलवेड को अपना दुश्मन क्यों बनाना चाह रहे हो? उसके दिल में अपने लिए नफरत क्यों पैदा करना चाह रहे हो? अब उसे जाना था, वो चली गई या चला गया, एक्सेप्ट कर लो, तवक्को ही उठ चुकी है। सो दैट्स इट। ये थी गालिब की वो गज़ल के जिसमें हमने कुछ गज़ल के बेसिक्स समझे। एंड जस्ट टू एंड इट, आई जस्ट रीड द गज़ल वंस मोर एंड दैट बी द एंड ऑफ इट। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शरओ आई पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। चाल जैसे कड़ी कमा का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। आदाब।